हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओलियाइज फाउंडेशन। तो आज की इस क्लास पे आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ज्योग्राफी का, लाइफलाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। हमारी नेशनल इकोनॉमी की जो लाइफलाइन है आखिर वह क्या है, हम बस उसको पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका, बहुत बड़ा नहीं है ये टॉपिक, है ना। तो इस कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2 वाले चैप्टर में हमने कई बातों को, कई टॉपिक्स को समझा जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, और सब में करंट अफेयर का कुछ ना कुछ सेक्शन जरूर था। आज वाले में भी है, जैसे कि जब हम लाइफलाइन की बात करेंगे तब हम रोडवे की बात करेंगे, एयरवे की बात करेंगे। जब एयरवे की बात करेंगे तो आपको उड़ान योजना याद रखनी है, और जब हम रोडवे की बात करेंगे, सी पोर्ट की बात करेंगे, आपको सागरमाला और सागर समृद्धि योजनाएं जो है उन सभी चीजों को याद रखना है, या पीएम गति शक्ति जो स्कीम है, इन चीजों को याद रखना है। तो करंट अफेयर का पोर्शन सभी में है, तो जब आंसर राइटिंग करो, चीजों को लिखो, तब इन चीजों को जरूर ध्यान में रखो, ठीक है। तो देखो, अब तक हमने बात की है इस वाले चैप्टर में, इस बुक में आपका सबसे फर्स्ट हमने रिसोर्स की बात की, देन हमने फॉरेस्ट को देखा, वाइल्ड लाइफ, वाटर, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड लास्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात हुई। सो बेसिकली जब हम कहेंगे कि आखिर लाइफलाइन क्या है हमारी नेशनल इकोनॉमी का, है ना, लाइफलाइन जो है वह क्या है। तो इंडिया जो है वह बहुत डाइवर्स वास्ट कंट्री है, अपने आप में कॉन्टिनेंटल महाद्वीप जो है वह भी कहा जाता है। और जब इतनी ज्यादा आप देखेंगे कि जब क्षेत्रफल इतना ज्यादा है, एरिया इतना ज्यादा है, तब ऐसे में कनेक्टिविटी जो है वह आखिर कैसे बन पाती है, कनेक्टिविटी कैसे डेवलप होगी। तो उसके कई रास्ते हैं, और उसमें हम ट्रांसपोर्ट को मानते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वह क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जैसे हम हाईटेक, जैसे कि आप देखो पहले जो इंजन, अगर हम रेल की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन में आपका जैसे रोड है, रेलवे है, सी है, वाटरवे है, एयरवे है, पाइपलाइन है ना। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम एक रेलवे का छोटा सा एक एग्जांपल देखें कि अगर जो शुरुआत में इंजन चला करते थे, शुरुआत की जो रेल चला करती थी वह कोल से चल रही है, फॉसिल फ्यूल से चल रही है। धीरे धीरे आगे जाके किस तरीके से उसके जो फ्यूल है वह चेंज होते रहे, आज इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। तो देखो उसमें जो एक डिफरेंस आपको दिखाई देता था कि पहले जो ट्रेन हो सकता है कि 2 दिन में पहुंच रही हो, 3 दिन में पहुंच रही हो, और आज वही ट्रेन हो सकता है कि 4 या 5 घंटे में। सरकार क्यों अटल टनल जैसी स्कीम, हम मतलब ऐसे इंफ्रा क्यों डेवलप करते हैं कि 10 किलोमीटर हमने पहाड़ को काटकर हमने क्या किया कि बेसिकली टनल बना ली, है ना। और उसके माध्यम से हमने जो मनाली है, मनाली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ दिया। तो ये 10 किलोमीटर का जो रास्ता था, आप ये सोचिए कि वहां पर दोनों तरफ रहने वाले जो लोग हैं उसमें कनेक्टिविटी हो गई, और एक टाइम कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गई। आखिर क्यों हम उस रेल वाला जो हमारा कोयले से चलने वाला जो रेल इंजन था, हमने उसको, जब हम आज बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम आज स्पीडी ट्रेन की बात करते हैं, तब आपको चीजें बहुत आसान लगती हैं। आप देखेंगे कि चाहे हम मेरठ एक्सप्रेस वे की बात कर लें, चाहे हम मुंबई एक्सप्रेस वे की बात कर लें, तो जो भी एक्सप्रेस वे है, सुपर एक्सप्रेस वे हैं, 6 लाइन, स्पेशली जब हम कुछ बात करते हैं, जैसे कि आप क्वाड्रिलेटरल जो आपका रोडवे में, हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात करेंगे, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, और उसने हमारे देश के 4 महानगरों को जोड़ दिया। दिल्ली है, कलकत्ता है, ठीक है, चेन्नई है और मुंबई है। तो यहां पर इससे क्या हो गया, क्या हो गया, इससे टाइम बच गया, डिस्टेंस बच गया, लोगों का जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जो मोबिलाइजेशन था वह बहुत सरल हो गया। और इसीलिए हम चाहे हम बुलेट ट्रेन की बात करें, स्पीड ट्रेन की बात करें, इसलिए करते हैं कि कैसे चीज़ों के बीच की दूरी जो है वह कम कर दी जाए। आप एक मेट्रो का एग्जाम्पल समझें कि जैसे कि दिल्ली में कहीं भी आना जाना बहुत आसान है। अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो कनेक्टिविटी बहुत बन गई, जो भी एरिया कनेक्टेड हो गया, अगर हम गुड़गांव की बात कर लें या फिर हम नोएडा की बात कर लें, जो भी एरिया कनेक्टेड होता जा रहा है, आपको लगता ही नहीं है कि आप यूपी चले गए, कि आप हरियाणा में हो। आपको ये पता है आप दिल्ली एनसीआर का रीजन है। तो यहाँ पर जैसे ही कनेक्टिविटी बनती है, हमारी सोच की चलो वहां जाना तो आसान है, मेट्रो है, वहां लास्ट तक मेट्रो चला जाता है, यहाँ लास्ट तक मेट्रो चला जाता है, तो जो सफर हो सकता है आपका 2 से ढाई घंटे का हो, ट्रैफिक में रुक रुक के, वहां पे आप 1 सवा घंटे में पहुंच जाते हो, और शांति से पहुंच जाते हैं, है ना। शांति से, ऐसे कि आपको कोई ट्रैफिक नहीं, आपको कोई पोल्यूशन नहीं क्रॉस करना है। तो यहाँ पर जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और चीजें जो है वह डेवलप्ड होती जाती हैं, हमारे लिए जो लाइफ है वह आसान होती जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी जो लाइफलाइन है बेसिकली वह क्या है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन जैसे कि पहले होता था भाई डाक तार, आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, वीडियो कॉल और सारी चीजें। तो यहाँ पर चाहे हम टेलीफोन की बात करें, मोबाइल की बात करें,
या आज हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात करें, वाईफाई की बात करें, है ना, ये सारी चीजें क्या है, रेडियो, ये सब क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हमें। हमारा जो कम्युनिकेशन है बेसिकली वह काफी स्ट्रांग हो रहा है ना। अगर प्रिंट मीडिया में हम देखें तो न्यूज़पेपर, कैसे भुलाया जा सकता है न्यूज़पेपर को। तो ये सारी चीजें क्या है, एक कम्युनिकेशन जो है, एक जो कनेक्शन है वह बना रही है। तो अगर हम देखें कि बेसिकली इंडिया जो है वह वेल लिंक्ड है ना, चाहे हम ईस्ट टू वेस्ट देख लें, चाहे हम नॉर्थ टू साउथ देख लें, ठीक है। सो डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चर प्लुरलिटी है, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी रेलवे, एयरवे, वाटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, इन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है, इन सभी ने कंट्रीब्यूट किया है सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कई तरीके से, और हमें एक बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है पूरे इंडिया को वह दी है ना। सो देखो, जैसे कि मान लो कहीं रोड नहीं है, या फिर टूटे हुए रोड है, या आधा रोड है आधी जगह नहीं है, आप वहां जाना प्रेफर नहीं करोगे, आपको लगेगा कि नहीं। लेकिन जहां पे मेट्रो जा रही है आपको लग रहा है कि नहीं, सीधा एक्सप्रेस वे है, आप 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो पहले जो रास्ता ऐसा हुआ करता था, जैसे आप देखेंगे अब तो, अगर हम मसूरी की बात करें वहां तक भी हाईवे बन गया, या फिर कई ऐसे जो आप सिटी देखेंगे जो कि देखो अब तो कंपैरेटिवली हम देखें कि वह माउंटेनियस एरिया है, बट उसके बाद भी वहां पे जो हाईवे है वह डेवलप हो गए। अभी कुछ दिनों पहले मैं हिमाचल गई हुई थी, तो वहां पर देखा कि पहाड़ों को काटकर भाई वहां पे भी हाईवे निकाले गए हैं, है ना। पहले आपको पहाड़ सोच के डर लगता होगा कि यार बहुत सकरी सी जगह होगी और उसमें केवल एक एक ही ऐसा होता होगा, केवल एक ही कार या बस आ जा पाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, बहुत कम ऐसे एरिया बचे हैं जहां पर इस तरह के टर्निंग पॉइंट आएंगे कि आपको डर लगेगा कि दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ जो है पहाड़ से सकरी सी जो सड़क है वह कटी हुई है, अब हर जगह हाईवे हो गए हैं। तो ये सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या है, हमें जोड़ रहा है। जहां हम पहले सोचते नहीं थे कि हम जाएंगे, अब हम आसानी से चले जाते हैं। उसमें भी अगर हम एयरवे की बात कर ले तो कहना ही क्या है। हो सकता है जो दूरी आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में तय करेंगे, आपको पटना जाने में हो सकता है 18 से 20 घंटे लगेगी दिल्ली में, और अगर आप एयरवे से चले जाए, 1 घंटा 40 मिनट की फ्लाइट है। आप लखनऊ चले जाए, आपको 1.25 घंटे के आसपास की फ्लाइट है, फिर भी 1.25 घंटे और भी कम टाइम में छोड़ देता है। आप उदयपुर चले जाइए, लगभग 1.25 घंटे के आसपास की, 1 1.25 घंटे के आसपास की फ्लाइट है। तो यहाँ पर जो आप कनेक्टिविटी देखेंगे कि जैसे जैसे जो ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं, जैसे जैसे डेवलप होती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो टाइम है वह बच जाता है, जो डिस्टेंस है वह कम होती जाती है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ लाइन कहते हैं। इसी को हम लाइफ लाइन कहेंगे, ठीक है। सो हम यही देखेंगे कि मॉडर्न मीन्स, अगर हम देखें कि हम किस तरीके से मॉडर्न हो गए हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, और यही सर्व एज अ लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। एक एक करके सबको समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपसे रोडवे की बात करूंगी, है ना। सबसे पहले हम थोड़ी सी जो चर्चा करते हैं वह किसकी करते हैं, रोडवे की करते हैं, कि आखिर ये जो कनेक्टिविटी बनी है उसमें रोडवे का जो है वह क्या योगदान है, ठीक है। So transportation, movement of goods and service can be over 3 important domain of our earth: land, water and air. Transportation. तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वह तीनों जगह से हो गया, चाहे हम लैंड की बात करें, चाहे हम वाटर की बात करें, और चाहे हम एयर की बात करें, वाटर वे भी है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। Based on these, transport can also be classified into land, water and air transport. Let's discuss them in detail. ठीक है। तो ये क्या है कि मूवमेंट गुड सर्विसेज की बात करें या हम अपनी बात करें, तो हमारे लिए आना जाना अब कंपैरेटिवली बहुत आसान हो गया है। आपको अंडमान निकोबार जाना है, केवल 2 घंटे की फ्लाइट है, ठीक है। आप सोच नहीं सकते कि भारत की मुख्य भूमि में नहीं है, लेकिन आपको वहां पे जाने में कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, केवल 2 घंटे, शायद इससे भी कम समय लगता होगा, अंदर 10-15 मिनट और कम कर लो, है ना, यही उसका टाइम है। तो ट्रांसपोर्टेशन ने क्या किया, चीज़ों को बहुत आसान कर लिया। अब अगर आप विदेशों से भी कुछ मंगाते हैं, कुछ डिलीवरी ऐसी होती है, या फिर कुछ चीज़ें अगर आप पार्सल या फिर कुछ चीज़ें आप देते हो ना, ई कॉमर्स, ये सारी वेबसाइट से, तो आप ऐसे भी चीज़ों को बहुत दूरी से मंगा लेते हैं और वो बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आप खुद सोचिए, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन और चीज़ें जो है वह डेवलप्ड होती गई और टाइम कम होता गया, वैसे वैसे सरल होता गया हमारे लिए जीवन, वैसे वैसे हमें क्या हो गया, जैसे कि आपको कोई चीज़ हो सकता है कि पहले कहीं से एक तार जाता हो और दूसरी जगह कम्युनिकेशन 8 दिन में पहुंच रहा है, या फिर 3 दिन मैक्सिमम अगर आप
कोई बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो गई है ना, किसी की डेथ हो गई, तब आप इस आपातकालीन परिस्थितियों में पुलिस व्यवस्था में कुछ डाक जैसी व्यवस्थाएं, तार जैसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जिसमें भी कि 3 दिन लगते थे। आज आप देखते हैं कुछ सेकंड्स में ये चीज़ें हो जाती है, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं जितने में आपने डायल किया नंबर या जितने में आपने वीडियो कॉल कर लिया। तो अब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक्स हैं, ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं और यही हमारी मॉडर्न इंडिया की लाइफलाइन है ना। तो अब गवर्नमेंट इन सभी लाइफलाइन के लिए क्या कर रही है, जैसे कि आप देखेंगे कि अब नेशनल हाईवे और वहां पे भी जो गति है, वह हमारी जो स्पीड है वह मेंटेन रहे, इसलिए हमने फास्टैग जैसी सर्विसेज ले आए कि अब आपको टोल टैक्स पे रुकना नहीं है। पहले टोल टैक्स पे रुकते थे तो वहां लंबा ट्रैफिक हो जाता था, टोल टैक्स मतलब कुछ समय पहले से ही टेंशन लगने लगती थी कि यार अब टोल टैक्स है, अब हमें खड़े रहना पड़ेगा। बट अब ऐसा नहीं, अब क्या है, आपने फास्टैग रिचार्ज करा लिया, गाड़ी के आगे शीशे पे लगा हुआ, आप जस्ट क्रॉस कर गए। थोड़ा सा स्पीड डेफिनेटली करनी पड़ती है, बैरियर लगा होता है, स्पीड डेफिनेटली स्लो करनी होती है, बट एक वो मूविंग 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 सारे जो व्हीकल्स है वह रहते हैं, ये नहीं रहता कि लाइन्स लग गई। तो फास्टैग ने क्या किया कि पहले जहाँ पे कैश में आप पर्ची कटा रहे थे, कहीं कहीं अब केवल केवल ऑनलाइन ही ऑप्शन कर दिया कि अब आपको फास्टैग जो है वो करना मैंडेटरी हो गया, दिल्ली के आसपास और जो एक्सप्रेस हाईवेज है इन सभी में कर दिया। तो ये इन सारी चीज़ों ने क्या किया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हमारी मोबिलिटी, इन सभी चीज़ों को काफ़ी आसान बना दिया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले करंट अफेयर का हम थोड़ा सा देखते हैं। करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो केवल लाइफ लाइन में छोटी छोटी सी जानकारी है आपको, जैसे कि लास्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले में बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत कम इन्फॉर्मेशन थी, उन सभी को डिटेल में और करंट में आपको पढ़ना था। अब जैसे कि पीएम गति शक्ति स्कीम है, तो बेसिकली ये नेशनल मास्टर प्लान है फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब किससे कैसी कनेक्टिविटी हो, with aim of coordinated planning and execution of infrastructure project to bring down logistic cost। and इसका एम क्या है, to ensure integrated planning of implementation of infra project and next 4 year with focus the expediting work with the ground saving cost and creating job। तो बेसिकली ये अगर 110 लाख करोड़ का नेशनल इंफ्रा पाइपलाइन है, ये भी इसको लॉन्च किया 2019 में। देखो इसमें बेसिकली क्या है, कनेक्टिव मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो इंडिया का, ठीक है, हमारे ये जो साउथ दक्षिण वाला ये जो हिस्सा है जो कि कनेक्टेड है पूरा सी एरिया से, तो यहाँ से मान लीजिए हमने दूसरे देशों से कुछ इंपोर्ट किया है ना, तो यहाँ पे हमने पोर्ट डेवलप कर लिए थे, सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया था, सागरमाला प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट का, खूब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो पोर्ट्स थे वो मॉडर्नाइजेशन कर लिए, जैसे कि चाहे हम कांडा की बात करें, मुंबई की बात करें, है ना, जवाहरलाल नेहरू नावा शिवा की बात करें, मारमागोवा पोर्ट है, विशाखापत्तनम है, पाराद्वीप है, कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की अगर हम बात करें, हमने इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए काम कर लिया। तो अब देखो कि यहाँ पे कोई चीज़ अगर उतरी है तो उसको देश के आंतरिक भागों में अगर लेके जाना है तो फिर आप कैसे लेके जाओगे, आपको ट्रांसपोर्टेशन वहां से तो चाहिए ना। अब सी से तो सीधी कनेक्टिविटी है नहीं, तो यहाँ पर आपने एक तो क्या किया, पोर्ट को काफी डेवलप कर लिया, यहाँ तक आसानी से सड़क और जो भी कुछ आ सकता था आ गया, यहाँ पे बस, यहाँ पे जो भी ट्रैक्टर वगैरह या फिर मतलब जो कुछ भी है जहां से आगे परिवहन होना है, जो भी ट्रॉली जो भी ट्रक हैं वो सारे यहाँ पर आ गए, लगेज यहाँ से, और सुपर हाईवे बने हुए थे तो कनेक्टिविटी बाकी जगह पर हो गई। या कुछ ऐसी चीजें थी कि अब भाई अगर आपको और भी ज्यादा सुपर डिलीवरी करनी है, मतलब बहुत कम समय में डिलीवरी करनी है, एक्सप्रेस डिलीवरी करनी है, तो कुछ चीजें ऐसी है कि आपको एयरवे से भी चीजें मिल गई, है ना। तो वो एक तरीका ऐसा हो गया कि आपने सारी चीजों को डेवलप कर लिया कि सी पोर्ट जो है वो भी डेवलप हो गए, वहां से रोड कनेक्टिविटी भी हो गई, है ना, रोड कनेक्ट, सुपर नेशनल हाईवे, आप एक्सप्रेस वे देखेंगे, एक्सप्रेस वे है है ना, आप स्टेट हाईवे देखें आप, या फिर इवन ग्रामीण सड़क योजना की बात करें, तो इन सभी चीजों ने कनेक्टिविटी जो है वह बना दी है। सो गति शक्ति स्कीम में यही है कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। सो अगर हम मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लैंड पर क्या हो सकता है, रोड, रेल एंड पाइपलाइन। पाइपलाइन फॉर व्हाट, जैसे कि अभी हम गैस पाइपलाइन की बात करें, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस की बात करें, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइन की बात करें, वाटरवे की बात करेंगे तो दो तरह के आपको दिखते हैं, एक तो ओवरसीज है, दूसरा क्या है, इनलैंड है, ठीक है। एयर की बात करें तो आपको डोमेस्टिक एयरवे भी देखने को मिलते हैं, जो देश के अंदर ही बेसिकली उड़ानें हो रही, डोमेस्टिक एयरवे है कि आपको पटना जाना है दिल्ली से, है ना, आपको मुंबई जाना है, और आप इंटरनेशनल एयरवे भी देखते हैं कि आपको भारत से अमेरिका जाना है, यूके जाना है, दुबई जाना है।
तो यहाँ पर डोमेस्टिक एयरवे भी दो तरीके, एक तो पब्लिक और दूसरा प्राइवेट, है ना। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट अगर हम हाईएस्ट टनल की बात करें, हाईवे टनल की बात करें, ये आपका कौन सा है, अटल टनल। अटल टनल है ना, अटल टनल है जो कि कितने किलोमीटर लंबी है, 9.02 किलोमीटर। और ये किससे बनाई है, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये किसको किसको कनेक्ट करेगी, ये टनल मनाली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करती है, ठीक है। चलो, सो रोडवे पे अगर हम देखेंगे कि बेसिकली इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, एंड आप देखेंगे एटलीस्ट 54.7 लाख किलोमीटर, है ना। कहीं कहीं आपको ये कम ज्यादा जो है वह मिल जाएगा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि रोडवे जो है वह लगभग 62 लाख है। इसमें 2020-21 के हिसाब से हम देखें तो अब ये लगभग 62 लाख किलोमीटर पहुंच चुका है 2021 तक, है ना। तो यहाँ पर ये डाटा क्या बताते हैं कि सोचो 62 लाख किलोमीटर इतनी सड़क जो है वह बनी हुई है। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन ओवर रेल इज मेंशन बिलो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन द रेलवे लाइन। अगर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो किसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसकी कम आएगी, रोड की कम आएगी कि रेलवे की कम आएगी। So road can cover more geographical harder location that cannot be done by the railway. अब देखो कि अगर हम माउंटेनियस एरिया या हिली एरिया की बात करें, हम वहां जितने आसानी से पहाड़ों को काटकर केवल अगर हम वहां गोल गोल छोटी छोटी सी सकरी रोड बना सकते हैं, बट वहां रेलवे ले जाना पॉसिबल नहीं है ना। जैसे कि आप शिमला में देखेंगे कि एक रेल वहां पर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, उसके बाद सक्सेसफुली हम कुछ मॉडल्स नहीं बना पाए। कुछ कमियां भी हैं कि आखिर उन्होंने किस तरीके से वो जो माउंटेन एरिया में भी रेल डेवलप कर ली थी, बट अब तक हम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट रोड की कम आएगी कंपैरेटिवली रेल, है ना। और अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिकल अगर हार्डर है तो वहाँ पर आप क्या प्रेफर करोगे, वहाँ पे रेल प्रेफर करोगे, रोड प्रेफर करोगे, रोड प्रेफर करेंगे, है ना। सो रोड कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड कैन बी इजिली बिल्ट इन, ठीक है। माउंटेनियस हिमालय रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें इकोनॉमिकल है, ये डोर टू डोर सर्विस जो है वह प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और रोड नहीं होते, आपको सोचिए कि मान लीजिए आप सी पोर्ट तक आए और इसके आगे रोड नहीं है, तो भारत में सामान अगर आप यहाँ ले भी आए तो उसको आपको नॉर्थ में पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, बिना रोड के क्या ये चीजें पॉसिबल है, नहीं है। रोड क्या देता है, कनेक्टिविटी देता है। मान लीजिए दो शहरों के बीच में पहले रोड नहीं था, अब जब रोड डेवलप हो गए तो दोनों शहरों के बीच में जो व्यापार है, शिक्षा है, हर चीज बढ़ गई, लोगों का आना जाना बढ़ गया। तो यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड लिंक बिटवीन द रेलवे, एयर एंड सी पोर्ट। अगर जैसे कि अब देखो, अगर हम रेलवे से आ गए, ठीक है, हमने लंबी जो सफर था हमारा, मान लीजिए आपको दिल्ली से एमपी जाना था, आपने वो रेल से कनेक्ट कर लिया, ठीक है। रेल से रोड से जाना उतना कन्वीनियंट नहीं लगा, हम रेल से चले गए। लेकिन उसके आगे जब आपको सिटी के अंदर जाना है तब आपको क्या चाहिए, तब आपको रोड चाहिए, है ना। ऐसे ही सी पोर्ट की बात हो गई, ऐसे एयर की बात हो गई कि आप एयरपोर्ट से डायरेक्ट पैराशूट करके तो लैंड नहीं होगी अपने घर की छत पे। उसके लिए भी क्या होगा कि आप एयरपोर्ट आ रहे हो, लेकिन वहां से हो सकता है 8-10 किलोमीटर या जो भी दूरी है आपके घर की, आप वहां से वाया रोड जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रोड एक कनेक्टिविटी का काम करेगा, किसके बीच में, बिटवीन रेलवे, एयर एंड सी पोर्ट, है ना। सो इसको कई तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, है ना। अब देखो ये जो है वह किस किस पॉइंट्स के बीच में है, मैं पहले आपको पॉइंट बताती हूँ। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो हमारे 4 महानगर हैं इसको जोड़ रही है, दिल्ली, ठीक है, कोलकाता, चेन्नई एंड आपका ये मुंबई। इन चारों को, ठीक है, जो 6 लाइन एक हाईवे जोड़ता है, इन चारों को एक जो 6 लाइन हाईवे जोड़ता है, इसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं। मुंबई का पॉइंट है एंड ये आपका दिल्ली का पॉइंट है ना। तो ये क्या हो गया आपका स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कलकत्ता, दिल्ली एक क्वेश्चन होगा, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, हम कॉरिडोर की बात करें तो कुछ ऐसे गलियारे भी बने हुए हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, ठीक है,
अच्छा, एक बात और इसके बारे में जान लो कि बेसिकली जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या करेगा, ये जो हाईवे प्रोजेक्ट्स है इसको बेसिकली इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ से लेके साउथ कॉरिडोर की बात करें, जो कि जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु को जोड़ेगा और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्थ में दिखाई देगा, यहाँ पे आपका है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर तमिलनाडु, तमिलनाडु का कन्याकुमारी, ठीक है। इस पॉइंट को बेसिकली जोड़ेगा, ये आपका हो गया, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर। अब ऐसा ही एक कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट में भी है, ऐसा ही एक कॉरिडोर जो है वह कैसे ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर कहलाता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। और ये जोड़ेगा किसे, असम से जाएगा और ये कहां तक जाएगा, गुजरात तक। तो असम में सिलचर जाएगा, असम में जो सिलचर होगा, ठीक है, ये शहर, और ये होगा गुजरात का पोरबंदर। तो यहाँ पर हमने जाना कि बेसिकली एक आपका जो क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट का मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो कि दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को 6 लाइन सुपर हाईवे के द्वारा जोड़ता है। किसके द्वारा जोड़ता है, ये आपका 6 लाइन सुपर हाईवे, 6 लाइन सुपर हाईवे के द्वारा एक जो कनेक्टिविटी है वह बनाता है ना, क्लियर है। और साथ ही अगर हम देखें तो इस हाईवे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो NHAI करेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारे थे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और सुपर हाईवेज की हमने बात कर ली। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ होते हैं जिससे कि हम नेशनल हाईवेज कहेंगे, है ना, नेशनल हाईवेज कहते हैं जो आपके नेशनल हाईवे होंगे। तो नेशनल हाईवे क्या है, एक नेटवर्क है, जैसे कि हम, जैसे कौन मेंटेन करेगा, तो सेंट्रल पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD, है ना, ये बेसिकली इसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा इस पूरे सिस्टम को। तो नेशनल हाईवे क्या है, एक लिंक है हमारी एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को जोड़ने का, और ये प्राइमरी रोड सिस्टम जो है वह मेंटेन करेगा CPWD, ठीक है, कौन कर रहा है, CPWD के द्वारा किया जा रहा है। और नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और अगर हम हिस्टोरिकल मार्ग की बात करें, जो कि शेरशाह सूरी मार्ग है, और शेरशाह सूरी मार्ग जिसे कि नेशनल हाईवे वन भी हम कहते हैं, ये किसको जोड़ेगा, ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ेगा, ये दिल्ली से अमृतसर को जोड़ेगा। तो वो नेशनल हाईवे थे। अब देखो ये स्टेट हाईवे है। तो स्टेट हाईवे क्या है कि जो स्टेट की कैपिटल है उससे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसको कनेक्ट करेगा। स्टेट की कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स उसको कनेक्ट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेट हाईवे कहेंगे। और दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट PWD, है ना। तो ये किसके द्वारा, जो स्टेट का पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये इसको मेंटेन करेगा। सो दीज आर स्टेट हाईवे। अब देखो ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, तो अब डिस्ट्रिक्ट रोड की कनेक्टिविटी कहां तक होगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे अदर जो प्लेसेस है उसको कनेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अदर प्लेसेस जो है इसको कनेक्ट करेगा। और इसे कौन मेंटेन करेगा, इसे जिला परिषद के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। ये हो गए आपके, बेसिकली हमने कुछ रोड की बात कर ली, ठीक है। एक आपका हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। अब नाउ सेकंड है आपका, जिसमें कि हम रेलवे की बात करेंगे, रेलवे कनेक्टिविटी, ठीक है।
तो रेलवे देखो बेसिकली हम देखेंगे कि रोड से ज़्यादा सस्ता आपको पड़ जाता है रेल, ठीक है। और लंबी दूरी के लिए ज़्यादातर प्रेफर जो है लोग लोग स्पेशली खुद ट्रैवल करने के लिए रेल को जो है वह ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे कि गुड्स है और सारी चीज़ें, जैसे कि आप देखेंगे जो भारी ट्रक है, ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें आप ट्रकों से देखते हैं, रोडवे से देखते हैं। तो जैसे ही एक्सप्रेसवे बनने लगते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ने से इस तरह से जो गुड्स है, सर्विसेज है, उसका बेसिकली एक ट्रांजेक्शन हम कहें कि ट्रेड जो है वह बढ़ जाता है। तो रेलवे बेसिकली क्या है, रेलवे आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग ह्यूज लोड एंड बल्की गुड्स short distance in India. Railway have become more important in India's economy. So rail transport suffers certain problem as well as which are mentioned below, जैसे कि construction of bridge is required across river। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए कहीं बहुत मतलब कनेक्टिविटी तो है, बट अगर बारिश हो रही है या इस तरह का मौसम है, बीच में पुल था अगर वह टूट गया तो कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज की बात करें, जैसे कि आपने एक स्कीम, एक भारतमाला है, एक सागरमाला स्कीम है ना, दोनों स्कीम है। तो अगर रेलवे के लिए भी कई तरह की स्कीम्स आई हैं, है ना। तो यहाँ पर भारतमाला एंड सागरमाला दो स्कीम्स तो आपकी हो गई। आगे सागरमाला की बात हम सी पोर्ट के लिए भी करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कोशिश इस बात की गई है कि जहां जहां से बेसिकली जो रेल होगी वहां से अगर मान लीजिए कहीं कहीं क्रॉसिंग आपने देखी है ना, तो उस क्रॉसिंग के ऊपर से ब्रिज बना दिया जाएगा। इसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम है, आप मुझे नाम बताइएगा कि आखिर तो जहां से भी रेलवे क्रॉसिंग है वहां से लोग किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए क्या कर दिया, उसके लिए एक ओवर ब्रिज जो है वह बना दिया, ताकि वो जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां के ट्रांसपोर्टेशन और चीजों को बाधित ना करे, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज इज रिक्वायर्ड अक्रॉस रिवर वाइड बेड्स फॉर लेइंग डाउन द रेलवे लाइन इन हिली ट्रेन। अच्छा देखो, अगर हम हिली एरिया की बात करें, ठीक है, हिली एरिया पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक लेड डाउन थ्रू हिल गैप ऑफ टनल्स। The Himalaya mountain region are also unfavorable for the construction of railway line। तो अगर हम देखें, जैसे कि हमने देखा कि अगर पहाड़ है, माउंटेनियस एरिया है, तो वहां पे रोड जो है वह ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा कंपैटिबल रहेगा, वहां पे जो रेलवे है वह नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो रेलवे के थोड़े से जो फैक्ट्स है वह देख लीजिएगा। आगे देखो, अगर हम पाइपलाइंस की बात करें तो आप सोचेंगे, आपने एक पाइपलाइन सुनी होगी, ठीक है, जो कि आपकी है HG हजीरा, है ना, फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर। तो ये जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन है, इससे क्या हमें फायदा मिलेगा कि अच्छा ये है कि हम रोड और रेल से अगर हम क्रूड ऑयल को ले जा रहे हैं, इससे अच्छा हम पाइपलाइन जो है वह कर ले कि सीधा हम रिफाइनरी से जोड़ दे किसी एक पर्टिकुलर जगह को, वहां से फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है वह डेफिनेटली फिर लोकल और बाकी जगह पर हो जाए, लेकिन उससे आपकी एक जो कॉस्ट और जो आपका रिस्क है वो सारी चीजें बच जाएंगी। तो एक मोड क्या हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का, पाइपलाइन हो गया। सो पाइपलाइन नेटवर्क की अगर हम बात करें, जिसमें कि अंडरग्राउंड जो पाइप्स है वह यूज किए जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट फ्लूइड्स, है ना, जिसमें कि आपका जैसे कि वाटर है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री है, बिग थर्मल पावर प्लांट है। तो ये सारी चीजें पाइपलाइन के थ्रू क्या हो रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर दी जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे कि आपने असम टू कानपुर की बात करें ऑयल फील्ड से, ठीक है, सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब। तो ये कुछ ऐसी पाइपलाइंस है जिसके थ्रू क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, ये सारी चीजें हो रही हैं। सो रेलवे की बात हो गई, रोड की बात हो गई, अब वाटरवे की भी बात जो है वह हो जाए। देखो वाटरवे दो चीजों में बहुत सही है, एक तो अफोर्डेबिलिटी और दूसरा है इकोलॉजिकल फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, कि उससे उतना पोल्यूशन नहीं होगा जितना, हाँ डेफिनेटली कि जब जहाज ज़्यादा चलेंगे या फिर इस तरह से तो एक्वाटिक लाइफ और ये सारी चीज़ें प्रभावित होगी, बट एज़ कंपेयर टू अगर हम रोड की बात करें, रेलवे की बात करें, तो इससे जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो डिग्रेडेशन होगा वो इससे नहीं होता है। तो दो चीज़ों में जो वाटरवे है वह एक अच्छा रास्ता है, एक तो ये सस्ता है और दूसरी बात ये पोल्यूशन उतना ज़्यादा नहीं करता है ना। तो हम कई तरीके के नेशनल वाटरवे की बात करें, जो नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग है ना, जैसे कि हम वन नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 की बात करें, तो वन क्या है, वन जो कि इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में है,
इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, जो कि 1620 किलोमीटर का है। सो इलाहाबाद से हल्दिया गंगा रिवर पर है, ठीक है। और अगर हम नेशनल वाटरवे 2 की बात करें, राष्ट्रीय जलमार्ग दूसरा, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और ये सादिया से धुबरी है, 891 किलोमीटर, 891 किलोमीटर, ठीक है। थर्ड हम देखें तो वेस्ट कोस्ट कनाल, केरला के कोटमपुरम कोल्लम से लेके, है ना, केटा के कोटापुरम कोल्लम से लेकर जो उदय मंगलम है ना, यहाँ पर है 205 किलोमीटर का। तो इस तरीके से आपका नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 1 2 3 है। समटाइम्स यहाँ से भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है कि अगर हम वाटरवे की बात करें तो नेशनल वाटरवे जो है इसे कौन बताएगा, कौन इसको अधिसूचित करेगा कि ये अब से वाटरवे होगा, क्या उसकी कंडीशंस होंगी। हाल ही में अगर कोई इस तरह, जैसे कि अब तो शायद 100+ है, तो ये वाटरवे जो है इसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वाटरवे क्या है, एक चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, most suitable for carrying heavy and bulky good. It is a fuel efficient and environmental friendly. तो हमें environmental friendly भी है ये काफी, ठीक है। चलिए अब देखो, अब हम सी पोर्ट की बात करेंगे। सी पोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने मार्च 2021 में एक स्कीम लेकर आए थे, सागर तट, ठीक है, सागर तट समृद्धि योजना, सागर तट समृद्धि योजना। तो इसमें पीएम ने लॉन्च किया था इस योजना को मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंतर्गत मार्च 21 में। और बेसिकली इसको एक डिटेल्ड एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि उन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाएगा जो कि कोस्टल एरियाज में होते हैं, है ना, और उनको एड्रेस करने के बाद उसको दूर किया जाएगा। सो सागर तट समृद्धि योजना आइडेंटिफाइड टोटल 1049 प्रोजेक्ट विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी कितनी है, 36229 करोड़। ये इसकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है। और बेसिकली इसका मेन जो मोटिव है, मेन एम यही है कि जो भी कोस्टल एरिया के चैलेंजेस हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेकर एंड बाकी सबको, उसको चैलेंजेस को दूर किया जाए। तो 4 इसमें की इनिशिएटिव्स रखे गए, 4 की एरियाज रखे गए, जैसे कि एक तो है जो कोस्टल का इंफ्रा है उसको डेवलप करना, सेकेंड है कोस्टल टूरिज्म को जो है वह डेवलप करना, थर्ड है कोस्टल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, और 4 है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट करना। तो ये 4 इनिशिएटिव जो है वह बेसिकली आपके सागर तट समृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल है। सो अगर हम मेजर सी पोर्ट की बात करें, ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट बताती हूं, जैसे कि विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम, ठीक है, हल्दिया एंड कलकत्ता, कोलकाता एंड हल्दिया, ठीक है। इसके अलावा आप मुंबई पोर्ट, ठीक है, मंगलुरु, कोची, ठीक है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट आपके कुछ पोर्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। सारे पोर्ट, कौन से पोर्ट जो है वह आपके ईस्ट में है, कौन से पोर्ट जो है वह आपके वेस्ट एरियाज में है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ पोर्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कांडला की, है ना, तो जो कच्छ में कांडला इन कच्छ वॉज द, ये फर्स्ट पोर्ट है जिसको कि डेवलप किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। और एंड ये जो है उसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा पोर्ट था जिसको कि दीनदयाल के नाम से जाना जाता है, जो कि फर्स्ट था, तो कांडला। सेकंड अगर हम मुंबई की बात करें तो इसे बिगेस्ट पोर्ट कहा जाता है, ठीक है, बिगेस्ट पोर्ट कहा जाता है, नेचुरल है, वेल शेल्टर्ड हार्बर है। मार्मा गोवा पोर्ट की बात करें, गोवा की, है ना, मार्मा गोवा पोर्ट, तो ये प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ इंडिया है। सबसे ज्यादा अगर लौह अयस्क कहीं से एक्सपोर्ट होता है तो वो कहाँ से होगा, मार्मा गोवा पोर्ट से होगा। तो ये इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मार्मा गोवा के बाद अगर हम मैंगलोर पोर्ट की बात करें जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है, ये भी एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर के लिए जाना जाता है। और ऐसे ही अगर हम विशाखापत्तनम की बात करें वो भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो अगर हम कोची की बात करें तो जो कोची है बेसिकली द एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पोर्ट लोकेटेड, ठीक है, और
तूतीकोरिन पोर्ट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये आपके एक्सट्रीम साउथ ईस्ट में सिचुएटेड है तूतीकोरिन। चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। अब देखो यहाँ पर है, देखो समटाइम्स कुछ पोर्ट्स जो है वह ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली होते हैं, क्योंकि वहां पर अवेलेबल होता है नेचुरल कंडीशंस जो कि पोर्ट के लिए काफी फेवरेबल होती है। बट अगर हम, और ये जो कंडीशन ज्यादा अवेलेबल है ना पोर्ट के लिए, जानते हो वो कहाँ पर है, आपके वेस्ट में। तो वेस्ट में जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें, हमने देखा कि बेसिकली ये क्या है, एक नेचुरल पोर्ट। तो यहाँ की बेसिकली अगर हम देखेंगे कि जो तट रेखा है वह काफी कटी फटी है, यहाँ पर तो डेल्टा ही रीजन है ना, तो यहाँ पे उतना अच्छा जो पोर्ट के लिए कंडीशंस है वह नहीं बन पाती जितनी की ज्यादा वेस्ट में बन जाती हैं। तो ईस्ट में आपको जो पोर्ट मिलते हैं वो नेचुरली, मतलब नेचुरली ठीक है, बट उतनी कंडीशंस उनकी नहीं होती अच्छी जितनी कि आपके वेस्ट पोर्ट की होती है। तो अगर हम देखो चेन्नई की बात करेंगे, तो जो चेन्नई है वह कैसा है, एक आर्टिफिशियल पोर्ट है, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। और अगर हम सबसे डीपेस्ट और लैंडलॉक्ड पोर्ट की बात करें, बंदरगाह की बात करें, तो ये आपका विशाखापत्तनम है, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। पारादीप बंदरगाह जो कि ओडिशा में है ना, ये भी आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। कलकत्ता की अगर हम बात करें, ये इनलैंड रिवर लाइन पोर्ट, ऐसा नहीं मतलब सी पे नहीं है, अंदर है, ठीक है, इनलैंड है ये बेसिकली। हल्दिया पोर्ट की बात करें, देखो इसको डेवलप किया गया था ताकि जो कलकत्ता पोर्ट है इसका जो वर्डन है बेसिकली इसको कम किया जा सके। तो ये कुछ ऐसी ऐसी मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको आप एक बार देख लेना। अभी कौन कौन से और ऐसे पोर्ट हैं जो कि अभी डेवलप हुए हैं या फिर हो रहे हैं, या फिर जहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, सरकार कौन कौन सी स्कीम लेकर आ रही है। अब जैसे कि मान लीजिए यहीं से क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में कि जो सागर तट समृद्धि योजना है इसका मेन एम क्या है और इससे इंडिया को क्या बेनिफिट है, या इसको किसी और चीज से जोड़ ले कि हमारे इंफ्रा को बिल्ड करने में या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाने में क्या आखिर इसमें जो एक डेवलपमेंट है वह हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, है ना, तो इसको कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। अब देखो एयरवे, यहाँ पे आप थोड़ा सा उड़ान योजना देख लें, उड़ान है ना, उड़ान स्कीम ही तो है जिसके अंतर्गत जो बहुत चीप फ्लाइट्स हैं, जैसे कि स्पेशली अगर किसी को 2 या 3 हज़ार किलोमीटर के, नहीं ये तो शायद ज़्यादा हो गया, कि अगर बहुत आसपास या 1 घंटे के आसपास की फ्लाइट है तो उसमें 2500 या 3000 के आसपास जो रेंट है ना, एयर टिकट है वह अवेलेबल हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की स्कीम्स को आप देख लेंगे। तो अगर हम एयरवे की बात करें तो एयरवे क्या है, इसको हम चीपेस्ट कहेंगे या फास्टेस्ट कहेंगे, तो ये आपका काफ़ी फास्टेस्ट मोड है, कंफर्टेबल मोड है कि आप अगर 10 घंटे की यात्रा करना नहीं चाहते, आप केवल 2 घंटे की यात्रा कीजिए, है ना। लेकिन ये किससे पॉसिबल है, एयरवे से ही पॉसिबल है। एयर ट्रेवल की अगर हम बात करें, ये एक्सेस को काफी कम बना देता है ना। अगर हम हायर माउंटेन एरिया की बात करें, डेजर्ट की बात करें, डेंस फॉरेस्ट की बात करें, है ना, लॉन्ग ओशियंस की बात करें, तो इन सभी चीज़ों को काफ़ी आसान बना देता है। जैसे कि इन सभी चीज़ों में ट्रांसपोर्टेशन को, आपके आने जाने को काफ़ी आसान बना देता है, हमारी ट्रैवलिंग को काफ़ी आसान बना देता है। पहले आप देखेंगे कि जब ब्रिटिशर्स जो है वह इंडिया आते थे तो उनको कई महीने, पहले तो 3-4 महीने लगते थे, फिर थोड़ा सा और कम समय लगा, जब कुछ और रास्तों की आने की खोज होती है तो उसके बाद ये जो टाइम है वह थोड़ा और कम हो गया और लगभग 4 सप्ताह के आसपास लगने लगी, मतलब 1 मंथ के आसपास, है ना। और जब ये 1 मंथ के आसपास लगने लगा तो इंडिया में ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी है वह बहुत ज़्यादा बनने लगी थी, क्योंकि उनकी फैमिली भी आने लगी थी। अब देखो, लेकिन अब अगर आपको इंग्लैंड जाना हो तो आपकी फ्लाइट कितने की होगी, शायद 24 घंटे की, 30 घंटे की, है ना, मतलब, या फिर 2 दिन की। तो इससे ज़्यादा का टाइम अब नहीं लगता, बट ये ट्रेवल हो पाया बिकॉज ऑफ एयरवे, है ना। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, बिकॉज ऑफ एयरवे। तो अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इसको नेशनलाइज किया गया था कब, 1953 में, 1953 में, 1953 में इसका नेशनलाइजेशन जो है बेसिकली वह किया गया था। एंड एयर इंडिया प्रोवाइड करेगा आपको डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पावाना हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो ये लिमिटेड, ये प्रोवाइड करेगा हेलीकॉप्टर सर्विस, है ना। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑफशोर ऑपरेशंस, inaccessible area and difficult trains, but air travel is not within the reach of the common people। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो भीड़ और ज़्यादा जनसंख्या जिससे ट्रैवल कर रही है वो आपकी रेल से कर रही है। तो एक रेल जो है वह एक सस्ता भी है और एक कन्वीनियंट है, जिसमें बहुत आसानी से जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, वह उससे ट्रैवलिंग कर सकते हैं, है ना। अगर हम एयरवे की बात करें तो उसके लिए आप देखेंगे कि थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या, एक काफ़ी डिफरेंस आपको दिखते रहेगा लोगों की क्लास में, लोगों के जॉब में, कि ज़्यादातर हायर या फिर इस तरह के लोग हैं या फिर मिडिल हायर लोग हैं वो ज़्यादातर उससे ट्रैवल कर रहे हैं। सामान्य लोग जो हैं वह आज भी किससे, रेलवे को ही प्रेफरेंस देते हैं, एयरवे को प्रेफरेंस नहीं देते हैं।
अब नेक्स्ट आपका आ गया कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में क्या आएगा कि हमारे बीच जो संचार है वह कैसे बढ़ा, कि इंडिया जो है वो इतना डाइवर्स है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी है, बट उसके बाद भी कैसे आखिर जो कम्युनिकेशन है वो एस्टैब्लिश कर पाता है। तो चाहे हम टेलीविजन की बात करें, रेडियो, प्रेस, फिल्म, इन सब की बात करें, और अब तो हम सोशल मीडिया की बात करें, अब तो हर जगह क्या आ गया, सोशल मीडिया आ गया। इवन सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया कि केवल इंडिया नहीं, आपको विदेशों में भी अगर ये जाननी है कि उनके यहाँ कौन सी डिश बनती होगी, कैसे बनती होगी, उनके घरों में कितनी सफाई रहती है, वो सारी चीजें, या फिर वो अपने बच्चे को कैसे पालते हैं, ये सारी चीजें आपको अब उनकी एक छोटी सी रील में 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। तो अब क्या है कि सोशल मीडिया से जो आपको पता चला, आप देख लीजिए साउथ की कोई भी डिश आपको देखनी हो, है ना, कि वो किस तरीके से खाना बना रहे हैं, या फिर उनका एजुकेशन कैसा है, किसी पर्टिकुलर जगह का एजुकेशन कैसा है, तो ये सारी चीज़ें अब आपको सोशल मीडिया की रील्स में दिखाई दे जाती हैं। तो एक तरह से क्या है कि ये अब आपका कम्युनिकेशन का मेन एक साधन हो गया है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क की बात करें, जो कि लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है ना। अगर हम हेडलेस जो पार्सल्स की बात करें, जिसको कि एक पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस भी कहा जाता है, फर्स्ट क्लास मेल है, सेकंड क्लास मेल है, ठीक है। खैर ये सब तो एक पुरानी तरह की चीज़ें हो गई, फर्स्ट और सेकंड क्लास मेल। अगर आज हम देखें कि आज का जो ज़माना है वह कितना ज़्यादा फास्ट हो गया है, कम्युनिकेशन जो है आज बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। आप चाहे आप उसमें हम ऑप्टिकल फाइबर का रोल देखें, है ना, हम 5G टेक्नोलॉजी का रोल देखें, तो जब हम 2G से 5G आते हैं, कि पहले जहाँ एक मूवी को डाउनलोड होने में हो सकता है 1 दिन लगता हो और बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती हो, आज वो मूवी अगर आप वाईफाई से देते 1 या 2 मिनट के आसपास में डाउनलोड हो जाती है। तो अब जो चीज़ें हैं वह काफ़ी फास्ट। अब आप टेलीफोन की बात करें, आप अमेरिका में बैठे हो अपने किसी रिश्तेदार से, जहाँ हो सकता है पहले कई सालों में मिलना या बात करना, उनकी खबर मिलती हो, आज आप डेली वीडियो कॉल से जुड़ जाते हैं, आप व्हाट्सअप से जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है कि जैसे कि व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टा है ना, अब तो एक्स हो गया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों से आप कैसे कनेक्टेड है, तो कम्युनिकेशन क्या है, आप दूर रह के भी बहुत आसानी से जो है आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। टेलीकॉम, टेलीफोन, इस तरह की ही चीज़ें हैं। टेलीमेडिसिन अब तो चलने लगा। तो ये कम्युनिकेशन के काफ़ी साधन हो जाते हैं। अब देखो, जैसे कि अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करें, तो मास कम्युनिकेशन जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमें अवेयरनेस भी देता है, चाहे नेशनल प्रोग्राम्स हो, चाहे पॉलिसीज़ हो, और ये कैसे पॉसिबल है, ये रेडियो से पॉसिबल है ना। अब तो देखो, जैसे कि आप जो भी अगर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, आप सनसेट टीवी खोल लीजिए, तो सनसेट टीवी का जो यूट्यूब चैनल है, या एयर इंडिया का जो AIR जो न्यूज़ है, उसका जो न्यूज़ चैनल है, वो सारी चीज़ें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि आखिर क्या देश दुनिया सरकार में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें के मास कम्युनिकेशन, ज़्यादा लोगों तक अगर आपको पहुंच बनानी है, तो उसके लिए आप रेडियो, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, बुक है, फिल्म से, ये सारी चीज़ें हैं। इंडिया रेडियो चैनल, अगर हम आकाशवाणी की बात करें, आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम इन नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेज। हम आज रेडियो का उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, क्योंकि हम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में है ना। अगर हम आज से देखें कि 40 साल पहले या 50 साल पहले रेडियो एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा साधन हुआ करता था। जो ऐड आज हम यूट्यूब के क्लासेस चल रही है, तो उसके बीच में भी आपको ऐड दिखाई दे जाते हैं, वो सारी ऐड और सारी चीज़ें प्रमोट रेडियो पर हुआ करती थी। सरकार की सभी स्कीम्स का पता रेडियो से पता चलता था। न्यूज़ का पता, क्या चल रहा है, कौन सी मूवी आई है, कौन से गानों की फरमाइश है, वो सारी चीज़ें आपको रेडियो से पता चल रही है ना। चाहे आपको मैच देखना हो, तो देखना नहीं, मैच सुन रहे हैं आप रेडियो पे। तो रेडियो का एक बहुत जो मास कम्युनिकेशन पहुंच के लिए रेडियो, आज भी हो सकता है कुछ पुराने लोग या फिर फ़ोन में भी आपका रहता है, या जिनके पास रेडियो है, थोड़ा सा आप देखेंगे कि आपकी ओल्ड जनरेशन है तो वह यूज़ कर रही होगी। सो ये बेसिकली क्या है कि आकाशवाणी है, वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो कि नेशनल, रीजनल, लोकल लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो ये मास कम्युनिकेशन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे कि पहले एक दूरदर्शन हुआ करता था, केवल दूर से दर्शन, है ना। तो दूरदर्शन जो है, अब तो दूरदर्शन के भी कई चैनल हो गए। तो दूरदर्शन क्या, एक नेशनल टेलीविजन चैनल था, और वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, तो लगभग 100 से ज़्यादा जो भाषाएं हैं उसमें न्यूज़पेपर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें के मास कम्युनिकेशन करने का एक तरीका है। तो ये हमारी लाइफ लाइन है। अब देखो, अगर हम टूरिज्म की बात करें, तो डेफिनेटली टूरिज्म भी क्या है, एक लाइफ लाइन ही हो गई। टूरिज्म कैसे, कि देखो, जैसे मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। और अब अगर आप देखेंगे कि इंडिया टूरिज्म का हब बन जा रहा है, बेसिकली उसके पीछे चाहे हम मेडिकल की बात करें, कि लोगों को जो योगा है, आयुर्वेदा है, ये सारी जो मेडिकल चीज़ें हैं वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए इंडिया जो है
वह मेडिकल टूरिज्म के लिए, मतलब सरकार इसको काफ़ी प्रमोट भी कर रही है, जैसे कि मेडिकल वीज़ा देना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाए। इसमें केवल एक झलक है, इस चैप्टर में केवल एक झलक है सबकी, है ना, कि पोर्ट क्या होते हैं, छोटी छोटी सी बातें बस बताई गई हैं। इसके अलावा सारी चीज़ें आपने खुद पढ़नी है, करंट अफेयर से लिंक करके इस सबको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि देखो, ये टूरिज्म किस किस को प्रमोट करेगा कि अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहां से, जैसे कि आप हिमाचल गए, वहां से कुछ ले आए, आपको पता चल गया कि वहां की एक डिश होती है, आप बोल रही हूँ मैं, वहाँ की एक डिश होती है, अखरोट से बनती है ना, है उस अखरोट और आटे से बनती है, ऐसा कुछ है उसमें। तो बेसिकली इस आप जाते हैं तो वहाँ की चाहे लोकल लैंग्वेज हो, लोकल गाने हो, वहाँ का कल्चर हो, वहाँ का खाना पीना हो, हर चीज़ से आप परिचित होके आते हैं, वहाँ से कुछ लेके भी आते हैं कि चलो याद रहेगा कि हम हिमाचल गए थे, हम उदयपुर गए थे, हम जयपुर गए थे। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक नेशनल इंटीग्रेशन को ये प्रमोट कर रहा है, साथ ही सपोर्ट करेगा लोकल हैंडीक्राफ्ट को, कल्चर परस्यूट करेगा, ये हेल्प करेगा डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। जैसे कि भारत को जानो कार्यक्रम, इस तरह के कार्यक्रम क्या है कि विदेशों में ऐसे छात्र जो कि कहीं ना कहीं भारतीय मूल से या फिर और भी लोग हैं, उन सभी को क्या इंडिया से कनेक्ट करना। तो ये सारी चीजें क्या है, भारत को जानो कार्यक्रम, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी फ्लाइट्स भी चलाई गई कि जो इस कार्यक्रम के तहत रजिस्टर्ड करा रहे हैं वो इंडिया में इस जगह पर जो टूरिज्म है वह कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो सरकार इस तरह की स्कीम्स को क्यों प्रमोट कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की बात करें, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें, इंडियन कल्चर को उनको समझाने समझने की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है वह काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म। जैसे कि आप देखेंगे अभी एक कल्चर बढ़ता जा रहा है वेडिंग का, और वेडिंग में भी कैसे कि आप बेसिकली, एक तो प्री वेड का कल्चर बढ़ गया है ना, एंड प्री वेड के कल्चर के अलावा अगर आप देखेंगे कि आप कहीं जाके शादी करके आ रहे हैं, चाहे आप गोवा चले गए, उत्तराखंड चले गए, जैसे कि मोदी जी ने कहा कि एक बार यहाँ से जो शादियां हैं वह जरूर करें, एक फैमिली की शादी देश के बाहर ना करें, बल्कि अपने ही देश में आप इस जगह पे कर सकते हैं। उत्तराखंड को बेसिकली उन्होंने प्रमोट किया। उत्तराखंड की कई ऐसी जगह है जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वह होती है। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली कई तरह के जो टूरिज्म है अब उसे बढ़ावा मिल रहा है। विदेशों से भी कई लोग आते हैं कि इंडिया का जो कल्चर है ना, इंडिया का स्पेशली अगर हम मैरिज कल्चर देखें, उन्हें अच्छा लगता है, वो उस कल्चर से शादी करके जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि इंडिया का जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रही है इंटरनेशनली रूप से, ठीक है। सो चाहे टूरिज्म की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, है ना, कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एक नेशनल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। तो इस तरीके से ये बुक आपकी खत्म हो गई। जो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, पॉइंट्स थी, यूपीएससी के एस्पेक्ट से अगर आपको पढ़ना है तो इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा, काफ़ी डिटेल में पढ़ना होगा। साथ साथ में जो भी करंट अफेयर है वह देखते रहिए। तो ये आपका 6 से लेके 10 तक का जो ज्योग्राफी है वह कवर हो गया, टॉपिक्स कवर हो गए। अब ज़्यादा आप 11-12 में पढ़ेंगे, आपको लेंथी चैप्टर्स मिलेंगे, आपको डिटेलिंग चैप्टर्स मिलेंगे। अब आपको यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, अभी तो उसकी एक झलक मिली थी, अब उसका पूरा सीन अभी बाकी है ना, ये तो ट्रेलर था, वो मूवी होगा आपका 11-12 का। तो उसमें कंप्लीट ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 11-12 का आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। आगे से आपकी जो ज्योग्राफी की क्लासेस है वो उसको जे सर टेकअप करेंगे, उन क्लासेस को आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। जिन बच्चों ने पुराने क्लासेस नहीं देखी वह पुराने क्लासेस देख लें, रिविजन कर लें, है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 2024 दे रहे हैं, अभी मेन फोकस उनका रिवीजन पर होना चाहिए, बिकॉज ऑफ अभी अगर हम देखें तो आज से 45 डेज ही आपके पास बचे हुए हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो अपना एक एक करके सारे सब्जेक्ट का बेसिक पढ़ते जाओ, स्टैंडर्ड पढ़ते जाओ, करंट को समझते जाओ, आंसर राइटिंग करते जाओ, रिविजन करते जाओ। तो अपने एक प्रोसेस में बने रहो, है ना। अगर आप अभी जो 24 के 8 मंथ्स हैं, अगर आप इसका सही यूज़ कर पाओगे, तब आप 2025 में अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जैन फेब में कि आप प्रीलिम्स फोकस हो जाना है, तभी आपका मेंस क्रैक होगा, जब आप इस 8 मंथ में मेंस पर काफ़ी काम कर चुके होंगे, है ना। चलिए, सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।